हाँ तो मेरे लॉलीपॉप बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम क्लास 10 का, जी हाँ कक्षा 10 का आज हम मैथमेटिक्स है ना, गणित की कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके होने वाली परीक्षा के लिए। मेरे बच्चे, इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जो सब्जेक्टिव सवाल करवाएंगे, लगभग आप लोगों को हम 20 से 22 आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सवाल जो है मेरे बच्चे, इतने सरल तरीके से आपको हम बताएंगे, जो बच्चे मैथ में कमजोर है, जो बच्चे मैथ से डरते हैं, वो भी आज मैथ में धुआं धुआं कर देंगे। जी हाँ, आपको हम बहुत ही फंटास्टिक तरीके से बताने वाले हैं, एकदम हंसी खुशी खेल में हम लोग आज सिखा देंगे आपको मैथ को। और ये आपके जो क्वेश्चन है बच्चों, आपके मॉडल पेपर पीवाईक्यू मॉडल पेपर से है, तो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं और ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, जो 31 नंबर से शुरू होता है, आप लोगों को पता होगा कि 1 से लेकर 30 तक का सवाल आपको क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है। और उसके बाद 31 से लेकर आपका 52 तक का जो सवाल रहेगा, वो क्या रहने वाला है, सब्जेक्टिव सवाल रहने वाला है। तो आपका 1 नंबर जो सब्जेक्टिव सवाल शुरू होगा, वो 31वां नंबर से शुरू होने वाला है। आइए इसको बनाते हैं। जो आप 31वां नंबर सवाल देख रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है सवाल कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको 96 और 404 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, एकदम बहुत ही आसान है बच्चे। आपको यहां पे 96 लिख देना है, यहां पे आपको 404 लिख देना है। 96 को क्या करना है, सबसे पहले इसको तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड करना है ना। तो यहां हम 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 96 को सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से तोड़ेंगे, नहीं टूटेगा तो नहीं, 3 से नहीं टूटेगा तो 4 से नहीं टूटेगा तो 5 से, ऐसे तोड़ेंगे। तो पहले देखो ये 2 से चला जा रहा है, 2 चौके 8, यहां पे कितना बचा, 1 बचा, 2 8 16। फिर देखो 2 से जा रहा है तो 24 दूनी 48। फिर देखो 2 से जा रहा है तो 12 दूनी 24। फिर देखो 2 से जा रहा है तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। और फिर जा रहा है क्या, हाँ सर जा रहा है 2 तिया 6। अब जा रहा है क्या, 3 तो कोई टेबल में आता नहीं है। तो हमारे पास गुणनफल क्या क्या आ गया मेरे बच्चे इसका, तो 2 गुना 2 गुना 2 के बार है, तो 1 2 3 4 5 बार है। तो बाबू यहाँ 5 बार 2 लिख दो, है ना। और गुना में यहाँ पे एक और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। यही सब हमारे क्या है, गुणनफल है 96 का। अब 404 का हम गुणनफल को निकालते हैं मेरे बच्चे। देखो कैसे, पहले 2 से निकालो, 2 1 अच्छा 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, है ना। फिर 2 से जाएगा ये 1 दूनी 2 0, 1 दूनी 2। अब 101 कोई भी टेबल में नहीं आता है, तो हमारे पास जो गुणनफल आ गया वो आ गया 2 गुना 101, है ना। तो जो हमारा आ गया वो लिख दिए। अब यहां पे आपको क्या निकालना है, एक एचसीएफ निकालना है और एक आपको एलसीएम निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, तो एचसीएफ जो होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। यानी कि इसमें आपको देखना है इन दोनों गुणनखंडों में कि कौन जो है कॉमन है, कौन कौन से इसमें कॉमन है। तो सबसे पहला अगर आप देखें तो 2 जो है ये क्या है, कॉमन है। उसके बाद अगर हम देखें ये भी आपका 2 है, क्या कॉमन है, मतलब 2 कॉमन मतलब क्या, जो दोनों में हो। और कुछ मिल रहा है क्या दोनों में, बोले ना गुरुजी ना मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो जो मिल रहा है उसको हम एक एक बार लिख देंगे। तो ये जो दोनों मिल गया उसको एक बार लिख दिए, और ये जो दोनों मिल गया उसको एक बार लिख दिए, और ये हमारा गुना कर दिया तो 4 आ गया। यानी कि एचसीएफ जो निकल गया हमारा, क्या निकल गया, 4 निकल गया, है ना। अब देखिए उसके बाद यहां एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो जो मिल गया उसको हम लिख देंगे पहले। जो मिल गया हमारे पास क्या, 2 और 2 मिल गया था, तो इसको लिख दिए। अब जो ब्रैकेट के बाहर में, ब्रैकेट बोलते हैं, जो घर के बाहर में जो नहीं मिला उसको हम लिख देंगे। तो क्या क्या नहीं मिला था, तो 3 को 2 नहीं मिला था, तो 3 को 2 लिख देंगे। और फिर एक 3 नहीं मिला था, और क्या नहीं मिला था, 101 नहीं मिला था, है ना। अब इस सभी को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे मेरे बच्चे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 32, अच्छा चलो 32 हो गया। और 32 को 101 3 से गुना करेंगे तो 303, और इसको हम गुना करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं पहले, है ना। 101 को 3 से गुना करेंगे तो 303, और उधर आ गया था हमारा 32। अब इसको गुना करो तो 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6, फिर इधर आ जाओ 3 तिया 9, 3 0 3 तिया 9। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 9 6 9, यानी 96 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान था सवाल था बच्चों, कितना लॉलीपॉप सवाल था,
क्या इससे भी आसान सवाल होगा? तो जो बच्चे जान रहे थे उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे थे वो भी बच्चे आज सीख गए। आगे बढ़ते हम लोग इसके नेक्स्ट सवाल पे। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है क्रमशः -3 और 2 है। यहां पे दो चीजें दी गई है। क्या क्या दी गई है? शून्यकों का योग दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा आपका दे रखा है -3, और अल्फा इंटू बीटा जो है ये आपका दे रखा है 2, है ना। चलो तो लिख दिए हम लोग। अब हमारे पास क्या बोल रहा है? द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या बोल रहा है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का आप लोगों को फॉर्मूला भी पता होगा मेरे बच्चे, है ना। द्विघात बहुपद का आपका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब जो है हमारा लिख देंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बाबू? तो -3 दिया हुआ है तो -3 लगा देंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? एक्स है तो एक्स से गुना हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? तो 2 दिया हुआ है। चलो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, बराबर देते जाओ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा जी, प्लस, और 3 को x से गुना करेंगे तो 3x और प्लस में 2। तो ये आपका क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया, है ना। द्विघात बहुपद भी हम लोग क्या कर दिए? निकाल दिए। देखो कितना आसान सवाल है मेरे बच्चे। क्या इससे भी आसान सवाल हो सकता है? ना गुरुजी ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ABC और त्रिभुज DEF क्या है? समरूप है, और इनके त्रिभुज क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF 15.4 है तो BC का ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे दो त्रिभुज यहाँ पे पहले से दे रखा है ना। दो त्रिभुज क्या है, और दोनों त्रिभुज क्या बोला गया कि समरूप है। देखो एकदम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे बच्चे, आपको ध्यान देना है। दोनों त्रिभुज का क्या नाम है? तो एक का नाम है ABC और एक का नाम है DEF। तो ABC और DEF दोनों क्या है? आपस में समरूप त्रिभुज है, और दोनों का क्षेत्रफल आपका दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब इसमें EF का मान दे रखा है, यानी EF इसका मान दे रखा है 15.4 दे रखा है। आपको पूछ रहा है कि BC का मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको एक चीज याद रखना मेरे बच्चे, एक चीज याद रखना कि जब दो त्रिभुज समरूप है ना, लिखेंगे चूंकि दो त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ये क्या बोलते हैं जी, DEF। अगर दो त्रिभुज समरूप है मेरे बच्चे, तो इसमें क्या होता है? जो इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया सर? देखो कहने का मतलब कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है और इसका अनुपात बोल रहा है, तो त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? इसके भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है ना। भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसके भुजा का अनुपात यानी कि इस त्रिभुज में ले तो ABC में, अगर इस त्रिभुज में ले तो DE, इन दोनों के DE नीचे हो जाएगा और इन दोनों के वर्ग के बराबर होता है। इसी प्रकार और दूसरा त्रिभुज ले तो दूसरा भुजा ले तो AC, इस त्रिभुज का AC भुजा और इस त्रिभुज का DF भुजा, ये भी क्या होगा? वर्ग के बराबर होगा। तीसरी बात यहां पे ये भी बोला गया है कि इस त्रिभुज का BC भुजा और इस त्रिभुज का EF भुजा, ये क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। अब इसी से बनने वाला है आपका क्वेश्चन। लिखेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख देंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे आपका क्या है? DEF का क्षेत्रफल तो 121, तो 121 लिख देंगे। अब इसमें से देखिए सब बराबर है, हमें कौन सा भुजा को ले? बताओ कौन सा भुजा? तो हमें लेना है BC का मान निकालना और EF का दिया हुआ है, तो हम ये वाला लेकर चलेंगे। ये दोनों को छोड़ दो, ये दोनों को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, हम इसको लेकर चलेंगे। तो BC का स्क्वायर, BC कितना दिया हुआ है? तो सर BC नहीं दिया हुआ है, तो BC का हम कर देंगे स्क्वायर, और EF का मान भी दिया हुआ था यहाँ पे 15.4, इसका कर देंगे स्क्वायर और इसका भी कर देंगे हम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा इसका होल स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट इसी में। अब ये स्क्वायर जो है इधर आके किस में हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा, तो हम इधर अंडर रूट में डाल देंगे 64 और 121 को, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा BC बटा 15.4। चलो अब यहाँ पे हम एक लाइन देते हैं मोहब्बत वाला और यहाँ बनाते हैं।
64 का हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं इसीलिए थोड़ा लंबा जा रहा है, वरना हम छोटा छोटा लिखेंगे तो बहुत हो सकता है। तो 64 का अगर अंडर रूट करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 121 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, BC बटा 15.4 है ना, सॉरी 15.4। अब हम क्रॉस मल्टीपल अगर करें मेरे बच्चे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 BC है ना, BC 11 या 11 BC बटा 15.4 इंटू 8, और ये BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 15.4 इंटू 8, और ये बटा में आ जाएगा 11। अब इसको अगर हम काटे तो कैसे कटेगा, देखो 11 क्या 11, 11 चौके 44, तो 1.4 हो जाएगा। और BC बराबर क्या हो जाएगा, 1.4 को अगर 8 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11.2। तो 11.2 जो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूं कि अगर दो त्रिभुज समरूप दिया हुआ है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा उसके जो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, है ना। तो ये हम लोग ले लिए, और हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लिख लिए यहाँ पे, और हम लोग जो भुजा को देगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे AC का मान दिया रहता और DF का मान निकालना पड़ता तो हम इसका मान लेते हैं। अगर जिसका मान यहाँ पे BC और EF का दिया तो हम ये वाला को लेके चले, है ना। तो अब इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, बनाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। X अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है मेरे बच्चे। देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर, कि एक लाइन है इस तरीके से, एक लाइन दिया हुआ है, और इस लाइन में X अक्ष पर क्या बोला है, बिंदुओं क्या क्या दिया हुआ है, 1, 2, -5 दिया हुआ है, और एक जो बिंदु दिया हुआ -2 और 9 दिया हुआ है। हम दोनों का नाम दे देते हैं, जैसे कि इसका नाम देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं P, और इसका नाम यहाँ पे बीच में आ जाएगा P। बोल रहा है X अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। हम इस बिंदु का मान ज्ञात करने बोल रहा है, तो X अक्ष पर बोल रहा है, और दो बिंदु हमारा आपस में दिया गया तो दे दिए हम लोग। और X जो P बिंदु जो बीच में बोल रहा है ना, इसका मान निकालने बोल रहा है। और किस अक्ष पर बोल रहा है, X अक्ष पर। मेरे बच्चे जब भी X अक्ष पर बोलेगा तो आपको Y का मान को 0 कर देना है। क्या करोगे, Y का मान को 0 कर देंगे। अगर Y अक्ष पर बिंदु बोलेगा तो आप क्या करोगे, X का मान 0 करोगे। ये आप समझदार हो, है ना। अगर X का मान बोलेगा तो Y का मान 0 करना, और Y का मान Y अक्ष पर बोलेगा तो X का मान को 0 कर देना। बस इतना आप लोग याद रखना। अब यहां पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, बनाना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे हम यहां पर माना, अरे भैया, माना X अक्ष पर बिंदु, X अक्ष पर बिंदु जो है ये क्या हो जाएगा, P, X और 0, है ना। X अक्ष पर है तो हम क्या लिखिए, X और कॉमा 0। अगर हमारा Y अक्ष पर रहता तो क्या लिखते हैं, पहले 0 और फिर Y, क्यों, क्योंकि X का मान उस टाइम 0 हो जाता है ना, याद रखेंगे। अब यहां पे हम लिखेंगे चूंकि बिंदु P, बिंदु जो P है वो क्या है, A और B से समदूरस्थ है। लिखेंगे A तथा B से समदूरस्थ है। लिख दिए, ठीक है। अब जब समदूरस्थ है मेरे बच्चे, जब जो P बिंदु है ये A और B से समदूरस्थ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो AP की दूरी है वो PB की दूरी के बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP की दूरी बराबर PB की दूरी। तो लिखेंगे हम AP की दूरी बराबर PB की दूरी, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर करना चाहे तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब हमारा AP की दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मैं लिखता हूं यहां पर, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बराबर देंगे, फिर इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, यही चीज रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सेम। और ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हटा देंगे। तो हमारा x2 कितना है, तो हमारा यहाँ पे देखो AP में देखना है, ये दोनों में देखना है, ये दोनों में। तो ये दोनों में अगर देखें तो ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो और ये y2 मान लो, ठीक है। तो x1 कितना है यहाँ पर हमारा, सॉरी x2 कितना है हमारा यहाँ पर, तो x2 है आपका यहाँ पर x, और माइनस x1 कितना है यहाँ पर, तो x1 2 है आपका, तो 2 लगा देंगे, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस देंगे y2 कितना है, तो y2 आपका दिया हुआ है 0 ना दिया हुआ है, हाँ सर, और अब बन गए हीरो 0, और यहाँ पे आपका 5 दिया हुआ है। तो ये 5 जो है ना, ये माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। y1 5 है ना, -5, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। इधर आ जाओ, x2। अब देखो यहाँ पे PB में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर,
बराबर में पीबी, है ना। पीबी में अगर बात करें ये दोनों में, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, अगर ये x2 y2 लिए हैं तो इसको हम x1 y1 मान लेंगे, है ना। इसको क्या मान लेंगे, x1 y1। अब इन दोनों में लेके चलते हैं हम लोग, ध्यान देना। x2 कितना है, तो x2 आपका यहाँ पर x है तो x लगा देंगे, माइनस x1 कितना है तो -2, और यहाँ पे आ जाएगा तो +2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस वाला पहले से और यहाँ पे माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका y2 कितना है 0 है, और y1 कितना है 9 है, इसका कर देंगे हम स्क्वायर। चलिए x -2 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो a + b स्क्वायर में इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए बी, 2ab। अगर 2ab करें तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा, प्लस 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इधर आ जाओ, x -2 का होल स्क्वायर अगर करें तो x स्क्वायर, सॉरी प्लस है ना, तो प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है x है तो 2x, और 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4x, कितना हो जाएगा 4x, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, और प्लस दे दो यहाँ पे, 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। चलो अब जो जो कटने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, उसको सबसे पहले काट देंगे। क्या क्या कटने वाले, देखो प्लस में 4, ये भी प्लस में 4 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 4 इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा। चलो उसके बाद और देखो, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर भी ये कट गया। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, -4x, और ये प्लस में 4x है, इधर आके आपका माइनस में 4x हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या बचा, 81 बचा, और ये 25 प्लस में था, इधर आके आपका माइनस में 25 हो गया। तो 4x कितना हो जाएगा, तो -8x, और बराबर में 81 में 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 81 में 25 अगर घटा देते हैं तो हमारा बचेगा 56, और इसको अगर हम इधर लाएं तो कितना हो जाएगा, 28 सत्ती 56, कितना हो जाएगा, देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 जो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 28 सत्ती 56, यानी x का मान जो आ गया -7 आ गया। x का मान कितना आ गया, -7 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, -7 दिख रहा है आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल, इसी तरीके से सवाल बनाएंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है, मान निकालिए। देखो कितना आसान, एकदम लॉलीपॉप सवाल बोल दिया। 2 tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, और स्क्वायर है ना, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का कर देंगे हम स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस sin 45 का मान, तो sin जो 45 का मान होता है वो कितना होता है, तो 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस कोस स्क्वायर 45 का मान होता है, कोस स्क्वायर कितना होता है, तो 1/√2 इसका भी वैल्यू होता है, और इसको हम कर देंगे स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। इधर अगर हम करेंगे तो 1 और अंडर को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और अंडर2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये प्लस में ये माइनस में कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, तो ये तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो बच्चे अभी भी हार रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान लगाओ, ठीक है। मेरे वीडियो को बार बार देखो, एक ही चीज को आप बार बार देखोगे तो फिर फंसोगे नहीं, आप क्वेश्चन बना के आओगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट में, एक बिंदु A से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और A की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक जो है वृत्त है इस तरीके से, और एक A बिंदु से, है ना, क्या बोल रहा है, A बिंदु से, कोई एक बिंदु होगा A, मान लो ये A बिंदु है, और इस A बिंदु से जो है वृत्त के केंद्र तक, क्या बोला गया है, वृत्त के केंद्र तक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा बोला है यहाँ पर, यानी कि स्पर्श रेखा यहाँ ऐसे, इसकी लंबाई जो है ये 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या बोला, ए से केंद्र की दूरी ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर केंद्र के, जिसका नाम हम ओ दे देते हैं, और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम क्या, तो पी दे दो भाई, क्या दे दो, पी दे दो। तो अब यहाँ पर एपी दिया हुआ है, एओ दिया हुआ है, आपको वृत्त की त्रिज्या यानी ये वाला मान निकालना है। क्या निकालना है, ये वाला मान। और आपको पता है कि स्पर्श रेखा से त्रिज्या पर जो खींचा गया होता है वो लंब होता है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगेगा। तो हम देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम आपको एग्जाम में बनाना कैसे, लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है, तो दिया आपको क्या है कि एपी दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, तो एओ आपका दे रखा है कितना,
तो 5 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है, पीओ का मान क्या करना है, निकालना है। तो लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है हमारा ये कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें कौन सा हो जाएगा, सबसे लंबी भुजा कौन सा हो जाएगा इसमें, तो सबसे लंबी भुजा एओ हो जाएगा, है ना। तो एओ का स्क्वायर यानी कि एओ का स्क्वायर और प्लस एपी का स्क्वायर, सॉरी बराबर प्लस में एओ पीओ पीओ का स्क्वायर। चलो एओ का मान दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। एपी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। और पीओ का मान नहीं दिया हुआ तो पीओ का हम पीओ स्क्वायर लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बाबू, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 के 16 हो जाएगा, और प्लस देंगे पीओ दिया पीओ का स्क्वायर। ये 16 जो है इधर आके आपका किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो सॉरी अंडर रूट बोलते हैं प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पीओ का स्क्वायर, है ना। अब ये 25 में से अगर हम 16 को घटा देंगे कितना बचेगा, तो 16 को अगर हम घटा देते हैं 25 में से तो हमारा बचेगा 9, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पीओ का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है इधर आके किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 9 बराबर पीओ, है ना। तो पीओ बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 का अगर वैल्यू निकाले तो 3 निकल जाएगा, यानी कि पीओ का जो मान निकल गया मेरे बच्चे, वो निकल गया आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया, ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। आप इसको बना लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, है ना। अब देखो लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, जिसकी परिधि आपका दे रखा है ना। तो क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि दे रखा है, और आपको वृत्त का चतुर्थांश निकालना है। देखो ये वृत्त है, और देखो चित्र जरूर बनाना मेरे बच्चे, और यहाँ पे आपका केंद्र हो जाएगा, और इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब कि वृत्त के 4 भाग होता है, उसका एक भाग का क्षेत्रफल को आपको निकालना है। चलो परिधि दिया ना, परिधि से सबसे पहले हम लोग आर निकाल लेंगे। जब आर निकल जाएगा तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई स्क्वायर होता है। तो परिधि से हम लोग आर को निकालते हैं। लिखेंगे दिया है, क्या लिखा है, चूंकि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की जो परिधि है आपका कितना दे रखा है, तो 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, तो 22/7 डाल देंगे, यहाँ पे आर हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा 22, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा पे आर रहने दो, और बाकी सब को उठा के इधर ले आ जाओ, नहीं तो एक काम करो ना, एक बार यहाँ पे गुना ही कर लो पहले, 22 दूनी 44/7, और इंटू में हो जाएगा आर बराबर में 22। ये मेरे बच्चों यहाँ आर बचा, और ये 44/7 को अगर हम गुना में ही अगर चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी 7/44 हो जाएगा। ध्यान रखने का, अगर गुना को हम गुना में ही चेंज करते बराबर का इधर में, तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। या फिर ऐसे समझो, गुना को अगर लाएंगे तो नीचे चला जाएगा, और नीचे से फिर ऊपर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो 22 दूनी 44, यानी कि आर का मान जो हो गया हमारा 7/2 हो गया। जब आर का मान 7/2 हो गया तो हम लोग को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। तो यहां पे हम बनाते हैं इसका, लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 लिखेंगे, और पाई का मान कितना हो जाएगा, तो 22/7, और आर का मान है आपका 7/2, और ये स्क्वायर है तो 2 बार हम 7/2 को लिख देंगे। 7 से 7 कट गया तो 11 दूनी 22 कट गया, और यहाँ पे देखो बाबू कैसे होगा, ऊपर बचा हमारे 11 से 77, और नीचे बच गया 4 दूनी 8, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ऐसे बनाना मेरे बच्चे, ऐसे बनाना है, नहीं बने भी तो कैसे का हो, तो ऐसे तो बनाए पड़तो ने, आंसर लाए पड़तो। क्या है अगला सवाल, अगला सवाल दिया भाई कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो है ना, तो पासा में बच्चे, पासे में कितनी संख्या होती है, तो 6 गो संख्या होता है ना। तो लिखेंगे पासे में अंकित संख्या, क्या लिखेंगे, पासे में अंकित संख्या। तो पासे में अंकित जो संख्या है वो कितना है, अंकित अंक लिखो यहाँ पर, सबसे बेस्ट रहेगा, उसके बाद संख्या लिखेंगे अंक। तो कितना है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। पासा में जो लूडो गोटे खेलता है बाबू, जो लूडवा गोटिया खेलता है, अगर में के नंबर होता है, तो 6 गो होता है, तो 6 लिख देंगे, है ना। अब पासे में कुल संख्या,
लिखेंगे पासे में अंकित अंक हो गया ना, पासे में कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 गो हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 गो था तो 6 लिख दिए। अब हमारे पास जो प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य संख्या, क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हमारे पास कौन कौन सा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, है ना, बाकी कुछ होगा नहीं होगा। अभाज्य संख्या कहते किसको है, जो एक का टेबल और खुद का टेबल के अलावा किसी तीसरा टेबल से ना जाए, ठीक है। तो ये आपका किट हो गया, तो 3 गो हो गया, क्या हो गया, 3 गो हो गया, है ना। अब उसके बाद हम लिखेंगे प्रैक्तोफ अभाज्य संख्या। तो प्रैक्तोफ अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना है, तो अभाज्य संख्या की संख्या कितना है, तो 3 है, और टोटल संख्या कितना है, 6 है, तो 3 1 3 3 2 6, यानी कि 1/2 उसका आंसर हो गया। दूसरा आपका बोला गया है कि विषम संख्या, तो पासे में विषम संख्या के गो है जी, तो 1 है, 3 है और 5 है, तो 3 गो है, तो लिखेंगे प्रैक्तोफ विषम संख्या, डायरेक्ट लिखते हैं इसको हम लोग, विषम संख्या। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 3 है, 3 गो विषम संख्या, और टोटल संख्या कितना है, 6 गो, तो 1 3 3 2 3 6 कट गया, तो 1/2 इसका भी आंसर हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक 31 से लेके 38 तक का प्रश्न हम लोग कर लिए। आगे भी अभी हम लोग आप लोग को प्रश्न बताते हैं, देखिए कैसे बनेगा। सो कितना टाइम हो गया है, अच्छा कोई बात नहीं, जितना भी टाइम लगे कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आपको ये प्रश्न सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही बेनिफिट होगा ये सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप मैथ को पढ़ेंगे मेरे बच्चे, तो आप मैथ को कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, ना कि रटने की विधि से। अगर रटने की विधि से पढ़ोगे तो आप भूल जाएंगे, और दूसरी बात आप बोलेंगे अगर इस 5 के जगह में 7 डाल देगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना, आपको एग्जाम की तैयारी करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है। क्या दिया गया यहाँ पर कि इस सिद्ध कीजिए कि 3 + 4 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इस तरीके का प्रश्न आप लोग का एक ठो जरूर रहेगा, चाहे ऐसा रहेगा या फिर बोल देगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, या फिर ऐसा रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ये देखिए एक तरीके से क्या है ना कि थ्योरी जैसा क्वेश्चन है। लिखेंगे माना, हम जो चीज हम लोग सिद्ध करना वही लिख लेंगे। माना क्या लिखेंगे, माना 3 + 4 √5 जो है ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये हम क्या करेंगे, मान लेंगे। जब मान लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, जब आपको पता है कि परिमेय संख्या होता है, लिखेंगे इसलिए जब परिमेय संख्या होता है तो उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे P/Q। और यहाँ पे क्या होगा कि Q ≠ = 0 होना चाहिए। आपको पता है कि परिमेय संख्या में Q ≠ = 0 होता है, यहाँ पे हम ये चीज लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये 3 को इधर ले आते हैं, है ना, 3 को हम 4 √5 को यहीं रहने दो, 3 को इधर ले आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P/Q -3, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और इसके नीचे हम 1 देंगे, हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, तो कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। Q को कितना पढ़ेंगे, Q आएगा तो 1 बार, और 1 को P से गुना करेंगे तो P, 1 को कितना पढ़ेंगे, Q बार, और Q के 3 से गुना करेंगे तो 3Q, है ना। ये चीज़ हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे हम √5 लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे P -3Q और बटा में Q, और Q जो है, और ये 4 × में था, इधर आपका डिवाइड में हो गया। अब अगर हम देखें मेरे बच्चे तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, ये अपरिमेय संख्या है, और इधर जो भी संख्या हमें नहीं पता क्या संख्या है। लेकिन अगर क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी जिंदगी में बराबर हो सकता है, बोले ना सर, ये तो बराबर हो नहीं सकता। तो अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परंतु एक √5 जो है एक परिमेय संख्या है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक ही पेज में उतार देंगे इसको। क्या है, चलो यहां पे हम लिखेंगे मेरे बच्चे कि परंतु, है ना, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो आप लोग पहले भी सिद्ध कर चुके, अपरिमेय संख्या है ना, ये चीज हम लोग को पता है। और जब अपरिमेय संख्या है तो क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, है ना। लिखेंगे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती
है। अतः हमारा मानना गलत है ना। अतः अंडर ऐसे, अतः 3 प्लस √5 अच्छा यहाँ पे तो एक चीज़ लाइन में छोड़ दीजिए, क्या अतः हमारा मानना गलत है ना, इसलिए हमारा मानना गलत है। हमारा जो हम माने थे कि अंडर ये जो है एक परिमेय संख्या ये गलत है, लेकिन हमारा मानना गलत है, गलत है, इसलिए 3 + 4 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ऐसे बना दोगे मेरे बच्चे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ऐसे आप लोग बना देंगे, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आप शायरी सुनोगे क्या, बोर हो रहे हो, या गाना सुनोगे? मैं रंग शरबतों का, तू मीठे गांठ का पानी। देखो गाना हमको आता नहीं है, शायरी सुना देते हैं ना। शायरी कहाँ चला गया बाबू, शायरिया मिल जाओ रे, मिलोन जी कने चल गया। चलो निकलता है तब तक इसको बनाते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सार्वंतर ज्ञात करें। कितना आसान सवाल है बच्चों। देखिए यानी कि कह रहा है कि किसी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। कौन, A17। तो हम किधर प्लस करेंगे, 7 इधर करेंगे। A17 का मान कितना लिख सकते हैं, तो A + 16D, और A10 को क्या लिख सकते हैं, तो A + 9D, और बराबर में हो प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 7। अब देखो A से A कट जाएगा, सबसे पहली बात कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ सर, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। यहाँ 16D है और ये 9D इधर प्लस में इधर आके आपका माइनस में 9D हो गया, यहाँ पे हो गया 7। 16D में से 9D को हम घटाएंगे, कितना बचेगा, 7D बचेगा, और बराबर में 7। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 7/7, और इसको हम कटिंग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1। 7 को कितना पड़ेंगे, 7 आएगा तो 1 बार 1 आ गया, यानी D का मान आ गया 1। बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सार्वंतर ही निकालने बोला था। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1 - 5 और b जो है -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है, तो x अक्ष से विभाजित होता है। देखो कैसे बनाना है आप लोगों को। कह रहा है कि 2 बिंदु है यहां पर दिया हुआ। क्या क्या बिंदु का नाम है भैया, तो A बिंदु का नाम है और एक B बिंदु का नाम है। बिंदु का नाम है, निर्देशांक है 1 - 5, -4 और 5, ये 2 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। बने रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। किस अक्ष से विभाजित बोल रहा है, x अक्ष से विभाजित है ना। किससे बोल रहा है, x अक्ष से। जब x अक्ष से विभाजित है तो इसका मतलब कि y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। y का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो y का मान 0 हो जाएगा, यानी P बिंदु x और y का मान 0। चलिए तो अब यहां से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना बिंदु जो है P जो है x और 0 बिंदुओं से अच्छा सॉरी, बिंदुओं यहां पर था ना, क्या था बिंदुओं, क्या क्या नाम था जी, A और B के मिलाने वाले, है ना, मिलाने वाले रेखाखंड को M1 और M2 में विभाजित करती है। M1 और M2 में विभाजित करती है। चलिए क्या कह रहा है कि A और जो B बिंदु है मेरे बच्चे, ये क्या कर रहा है, M1 और M2 में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। मतलब आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी M1 और M2 का मान आपको निकालने बोल रहा है। तो निकल जाएगा, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे P का x और y, है ना, P का x और y। तो P का x और y का मान, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका फॉर्मूला होता है M1x2, है ना, प्लस M2x1, और बटा में होता है M1 + M2। अगर y का मान निकालना रहे तो इसका फॉर्मूला होता है M1y2 और प्लस M2y1,
और बटा में होता है m1 प्लस m2। अब हमें यहाँ पे किस चीज को मान लेके चले बताओ, हम x वाला या y का? तो x का मान तो ऑलरेडी हमें नहीं पता है, तो y वाला लेके चलते हैं। तो हम y वाला कर लेके चले बच्चे, तो y का मान कितना है 0 है, और m1 कितना है, तो m1 नहीं पता सर, तो m1 के जगह हम m1 लिखेंगे। y2 कितना है, तो ये आपका x1 y1, ये x2 y2, तो y2 कितना है, तो y2 आपका 5 दे रखा है, प्लस m2, तो m2 लिख देंगे। और y1 कितना है, तो y1 आपका -5 है ना, तो गुना में हम लिखेंगे -5, और बटा में m1 प्लस m2। चलिए अब हम इसके नीचे 1 देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारा 0 से 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर करेंगे अगर हम इसको तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम इसको, अच्छा रुको 1 मिनट, इसको पहले इधर से गुना करो जी, m2, ये 5m हो जाएगा, 5m1, तो 5m1 है ना, इधर नीचे 1 देके 5m1। नहीं समझ में आया, फिर से देखो बताते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप जंप करते हैं तो कंफ्यूज कर जाओगे आप लोग, कोई बात नहीं। m2 चलो जंप नहीं करते हैं यहाँ पे, 0 बराबर क्या हो जाएगा, 5m1 को गुना करेंगे तो 5m1 हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस माइनस 5m2, और बट्टा में हो जाएगा m1 प्लस m2। चलो अब जंप नहीं किए, हम सोचे थे जंप कर जाएंगे, नहीं करेंगे। अब देखो ये m1 प्लस m2 से वो 0 को गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और ये पूरी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, वही संख्या सेम उतर जाएगा। तो इस संख्या को जो ऊपर वाला 5m1 माइनस 5m2 है, 1 से गुना करेंगे कितना जाएगा, 5m1 और माइनस में 5m2 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा इधर बराबर में 0। तो 5m1 को रहने दो यहाँ पर, और इधर ले आ जाओ 5m2 को, तो 5m2 यहाँ आ गया। ये अब m1 यहाँ पे रख दो, और ये m2 को इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और ये 5 है, और ये इंटू में इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/1, यानी कि m1 और m2 का जो अनुपात निकल गया वो कितना निकल गया, 1:1। तो 1:1 इसका आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, अगला सवाल जो आपका दिया हुआ है, द्विघात समीकरण विविक्तर निकालना है, और मूलों की प्रकृति से अगर पता चल जाता है तो आपको द्विघात प्रयोग करके आपको मूल ज्ञात करना है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac है ना, विविक्तर। डी का मतलब क्या, विविक्तर है ना, विविक्तर। अब देखो b कितना दिया हुआ है, देखो ये आपका x² के पहले होता है वो a होता है, x के पहले होता है b होता है, और ये c होता है। तो b कितना हो जाएगा -7, तो -7 का स्क्वायर करेंगे इंटू 4, इंटू a का मान 2 दिया हुआ और c का मान आपका 3 दिया हुआ है। तो 7 49 हो गया बाबू, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 24 हो गया। तो 49 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49 में जब 24 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना बचेगा जी, 25 ना बचेगा, हाँ 25। तो हमारा जो मूल की प्रकृति आ गया, लिखेंगे मूल वास्तविक, क्या आएगा, वास्तविक आएगा, वास्तविक। और क्या आएगा, असमान आएगा, क्यों, क्योंकि डी से ज्यादा आया है ना, तो असमान आएगा, वास्तविक एवं असमान होगा, असमान होगा। चलो जब असमान होगा, अब इसमें आपको पता है कि मूल वास्तविक और असमान होगा, तो अब इसको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है ना, क्या करना है, दोनों मूल को निकालना है। दो मूल अलग अलग आएगा, असमान आएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x बराबर होता है इसका फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d और बटा में 2a। तो -b का मान कितना है जी, ऑलरेडी -7 है, तो -7 लगा देंगे, प्लस माइनस √d, d का मान कितना आया था जी, तो d का मान आपका 25 आया था, और नीचे आपका हो जाएगा 2a। a का मान कितना है, तो a का मान x² के पहले कितना है, 2 है, 2 लिख देंगे। माइनस माइनस बाबू प्लस हो गया, तो 7 हो गया बबुआ, यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस हो गया, √25 का वर्गमूल निकाले तो 5 हो गया, और नीचे आपका हो गया 2 दूनी 4 है ना। अब इतना लिखने के बाद आप एक छोटा सा लाइन देना और दोनों को अलग अलग कर देना। एक हो जाएगा x बराबर 7 + 5 बटा 4 है ना, और एक हो जाएगा x बराबर 7 - 5 है ना, चूंकि प्लस में एक बार लेके चलना, एक बार माइनस में लेके चलना, और बट्टा में 4। तो 7 × 5 = 12 बटा 4 करेंगे तो 4 × 3 = 12, 3 आ गया, यानी कि x का एक मूल 3 आ गया। दूसरा मूल कितना आता है, तो 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और 2 बटा 4 हो जाएगा, तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 हो गया। यानी कि एक मूल आपका निकल गया 3, और दूसरा मूल जो निकल गया वो कितना निकल गया आपका 1 बटा 2। तो ये 2 ठो मूल आपका क्या हो गया, निकल गया। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस तरीके का प्रश्न 100% एक ठो रहने वाला है, और वो भी 5 नंबर का, 5 नंबर का सवाल रहने वाला है बच्चे।
ठीक है, तो ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए ये जो प्रमेय है 6.1 है, कितना है ये प्रमेय 6.1, इसे आप लोग बना लेना। मैं इसे बताया हूँ, कई बार बताया हूँ, और अगर होता है तो मैं कुछ प्रमेय को आप लोगों को बता भी दूंगा। ठीक है, तो प्रमेय 6.1 अगर आप नहीं देखें, हमारा एप्लीकेशन पे पूरे अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिए हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, कुछ हमारे यूट्यूब वीडियो पे भी मिल जाएंगे, तो आप जाकर देख लेंगे। प्रमेय 6.1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अभी आप लोग को प्रमेय केठो हो गया, 5 ठो बचल है, केठो बचल है 5 ठो, 5 में से तो एक ठो कन्फर्म आएगा, और वो 5 नंबर का आएगा बाबू। ठीक है, तो उसको भी आप लोग कर लेना प्रमेय। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं होगा प्रमेय, अगर पढ़ना होगा तो नीचे कमेंट कर देना। चलो आगे देखते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। कितना टाइम हो रहा है? हाँ, बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। देखो एक ठोस अर्धगोले आकार का है, किस आकार का मेरे बच्चे? तो अर्धगोले आकार का है। यहाँ पर ये भी बन जाएगा, कैसे बनेगा ध्यान देना। तो अर्धगोले का आकार का है और उस पर क्या है? एक शंकु जैसा अर्धेरोपित है। भाई देखो, कहने का मतलब कह रहा है कि एक इस तरीके से क्या है? अर्धगोला है, और इस पे क्या है? एक शंकु बना हुआ है, और इसमें क्या बोला है? इसकी त्रिज्याएं जो दी गई है 1 सेंटीमीटर दी गई है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। शंकु की ऊंचाई और वृत्त की त्रिज्या जो है बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? त्रिज्या जो है वो भी 1 है और ऊंचाई भी जो है वो भी 1 है ना। और अर्धगोले की भी त्रिज्या क्या है? 1 ही है ना। यहां पे हम लिख देंगे शंकु। अरे भैया शंकु, शंकु के और अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या भी कितना है? 1 है, और दोनों क्या है? बराबर। दोनों क्या है? सॉरी, इसका जो ठोस का आयतन निकालने बोल रहा है ना, और पाई के पदों में निकालने बोल रहा है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे ठोस का आयतन। क्या लिखेंगे? ठोस का आयतन। अच्छा, सैरिया तुम लोग को नहीं सुना है ना? रुको सैरिया सुना लेते तुम लोग पहले, नहीं सुनोगे तो तुम लोग फिर बोलेगे सर तो सुनेबे नहीं किए। कने गया? कौन सा सुनोगे बोलो? रोशनी से वहां, चलो बढ़िया सा एकदम, बहुत मस्त है ना। सुनना, रोशनी से तेरी वहां चांद रूठा बैठा है, रोशनी से तेरी वहां चांद रूठा बैठा है, मैंने जब भी मांगा तुझे टूटता हुआ तारा देखा है, तेरी जैसी महक यहां किसी फूल में नहीं, यकीन कर मेरा मैंने हर बाग देखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब सवाल की तरफ आते हैं। तो ठोस का आयतन क्या होता है? ठोस का आयतन आपका हो जाएगा शंकु का आयतन, ये वाला आयतन, और अर्धगोले का आयतन को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो शंकु का आयतन कितना होता है? फॉर्मूला तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है? तो इसका होता है 2/3 पाई r स्क्वायर h, नहीं सॉरी पाई r क्यू होता है। अब देखो पाई के पदों में ही आंसर निकालना है, तो इसलिए हम पाई का मान ही नहीं लिखेंगे, तो 1/3 पाई को पाई रहने देंगे, r का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 1 ही दिया हुआ है। h का मान हो जाएगा 1 प्लस 2/3 लिखेंगे, और पाई का पाई में ही रहने देंगे क्योंकि पाई के पदों में आंसर लाना है, और एक r कितना दिया हुआ है? 1 है, तो 1 का क्यू कर देंगे। चलो अब इसको क्या करें? जगह भी भर गया, तो चलो कोई बात नहीं, जगह भर गया तो इसको हम क्या करेंगे? छोटा कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो पाई 3 हो जाएगा, यहाँ पर पाई/3, और 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 स्क्वायर करेंगे, कुछ होने आएगा। चलो इधर आ जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई और बटा में 3 हो जाएगा, है ना। 2 पाई/3 हो जाएगा। और अच्छा रुको जी, यहाँ कॉमन ले लो ना, काहे उतना दिमाग लगा रहा है तू लोग। अगर हम कॉमन लेते हैं 1/3 अगर हम कॉमन लेते हैं और पाई को भी ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा? थोड़ा सा रुको, इसको शॉर्टकट बना देते हैं, ठीक है, लॉन्ग बन गया थोड़ा ही। अरे भैया रुक, इसको ना शॉर्टकट बनाने का प्रयास करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। देखो कैसे बनेगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 1/3 कॉमन है, और पाई भी कॉमन है, तो पाई भी निकाल लेंगे, और कॉमन है तो r स्क्वायर कॉमन है, तो r स्क्वायर कॉमन है। अंदर में क्या बचा? h, और यहाँ पे एक r स्क्वायर निकला तो एक r बच गया यहाँ पर। अच्छा सॉरी, r निकला था ना एक ठो बाहर जी,
रुको 1 मिनट, 2 गो आर था तो 2 गो आर निकाल दिए, 1 आर बच गया तो 1 आर रहने दो यहाँ पर। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इधर लाइन आ जाते हैं तो 1/3 और पाई को पाई में ही रहनेंगे। आर का मान कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा एच का मान 1 और इधर आर का मान 1। यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई और 1 का वैल्यू कुछ रह ही रहा है और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रुको तो, अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ा गया ना। यहाँ पे आपका 2 तो बच ही गया था, 1/3 निकाले थे जी, 2 ना बचा था 2r। चलो तो 2r यहाँ पे बचा था, तो r का मान कितना है 1 है। चलो अब ठीक है, 1/3 पाई का पाई हो जाएगा, 1 का 1 से गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 1, 2 1 का 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा पाई। तो पाई इसका आंसर हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अच्छा क्यूब हो जाएगा, आयतन निकालने बोला था। हमारे धड़कन तेज हो गया जी। चलो अब लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं इस लेक्चर का मेरे बच्चे, क्या है, निम्न आंकड़ों को बहुलक ज्ञात करना है। इसका क्या करना है आपको, बहुलक निकालना है। चलो कैसे निकलेगा ध्यान देंगे। बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना है मेरे बच्चे, सबसे पहले इसको ऐसे कर देना और इसको एक टेबल के रूप में इसको बना देना है। क्या करना है आपको, टेबल के रूप में इसको बना देना है और टेबल में कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं लिखना होता है। क्या लिखना होता है, सिर्फ इसमें आपका एफ और CI लिखा रहा होता है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर लाइन दे करके CI और यहाँ पे F। अरे यार CI तो अच्छा लिखा दो, यहाँ पे F। CI कितना हो जाएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बस यही था ना, 50 से 60। F कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है और यहाँ पे 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे जो यहाँ, अच्छा बहुलक का फार्मूला क्या होता है, मोड का जो फार्मूला होता है, मोड को हम लोग जेड से बनाते हैं, तो इसका फार्मूला होता है F1 माइनस, अच्छा L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2, अच्छा सॉरी F2 इंटू आई। पता नहीं यहाँ पे मेरा पेट में क्या हो गया जी। चलो इसको बना ही लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। L का मान कितना हो जाएगा, तो देखो L का मान निकालने के लिए सबसे पहले F1 का मान निकालना पड़ता है F0 का। देखो ध्यान देना, F1 जो होता है मेरे बच्चे, जो सबसे बड़ा F होता है वो F1 होता है, उसके ऊपर वाला F0 होता है और उस F1 के नीचे वाला F2 होता है, और F1 के जो सामने होता है वो L होता है, और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, तो ये आपका I होता है। चलो जल्दी जल्दी बैठा देते हैं। L कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस F1 कितना हो जाएगा, तो F1 आपका 15 माइनस F0 कितना हो जाएगा, F0 8 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 और इंटू 15 माइनस, और F0 कितना है 8 और माइनस F2 कितना है, तो F2 आपका 9 दिया हुआ है और इंटू आई का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 15 में 60 गए तो 7 बचा, और यहाँ पे 15 दूनी 30 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 9 17, तो 17 लिख देंगे, 8 8 9 16 17, हाँ ठीक है, इंटू 10। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 प्लस 10 7 70 और नीचे 30 में से 17 घटाएंगे तो 13 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस, अब 70 में से हम 13 को जब डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे तो कितना आ जाएगा, 70 में से 13 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 5.38 हो जाएगा, और 30 और 5.38 कितना हो जाएगा 35.38, 35.38। तो ये आपका क्या हो गया, बहुलक हो गया। तो ये बच्चों आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया, टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। मुझे आशा है कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन पहले से पता होगा, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने नया चीज़ों को सीखा होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। शेयर करने में कंजूसी नहीं करें मेरे बच्चे, ठीक है। जितने भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे जो 2025 की तैयारी कर रहे होंगे, सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आपके लाइव क्लासेस आप लोग को लगातार चल रही थी, ठीक है। अभी बीच में आपके प्री बोर्ड होने के कारण आपके लाइव को रोक दिया जाएगा, तो 7 बजे डेली आप लोग का लाइव क्लास चलता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए फिर बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सअप चैनल में आप जरूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको पल पल के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।